साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ हिनोनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। साथियों, मैं अपनी परिचर्चा शुरू करूं उससे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, आज हम चर्चा करते हैं मेक इन इंडिया की। मेक इन इंडिया छलावा या इसकी हकीकत क्या है, इस बारे में हम जानकारी करेंगे। अर्थात किस प्रकार से मेक इन इंडिया के नाम पर देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया और क्या वाकई में जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखे गए थे, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम कितना सफल हो पाए। इन सभी बातों के ऊपर आज हम जो है वो विस्तार के साथ में, तथ्यों के साथ में हम चर्चा करेंगे। जब 2014 में गुजरात मॉडल और मेक इन इंडिया का नारा जब दिया गया था, उस समय देश के युवाओं में, निवेशकों में और इसके साथ-साथ में जो है नीति निर्माता है, उनमें एक उम्मीद जगी थी। और वो उम्मीद क्या थी कि शायद यानी कि एक तरह से जो भारत है, वो अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो वैश्विक स्तर पर बनेगा और इसके साथ-साथ में जो है रोज़गार सृजन होगा और इसी के साथ-साथ में हमारी जो जीडीपी है, उसमें बढ़ोतरी होगी। और जीडीपी बढ़ोतरी के साथ-साथ में यानी कि एक तरह से ये भी लक्ष्य रखा गया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, इसको 25% तक है वो लेकर जाया जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। यदि हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते, तो निश्चय ही मेक इन इंडिया का जो नारा है वो सार्थक होता और भारत है वो आर्थिक रूप से मजबूत होता। लेकिन क्या वाकई में यानी कि एक तरह से हम उन लक्ष्यों की ओर बढ़ पाए हैं या नहीं बढ़ पाए हैं? आज हम उन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। इस दृष्टि से सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो वास्तविक जो योगदान है, उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। 2013-14 में, चूँकि 2004 से 2013-14 तक केंद्र में मनमोहन सरकार रही है और सरदार मनमोहन सिंह की सरकार के शासनकाल में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में जो भागीदारी है, वो लगभग 16.7% रही है और ये जो डेटा है वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग है, उसके द्वारा जारी किए गए हैं। यानी 16.7% की जो भागीदारी है, उस समय जो है, वो इसकी थी। लेकिन 2024 तक आते-आते ये भागीदारी है, वो लगभग यानी कि एक तरह से 15% तक ही रह पाई है, यानी घट गई है, बढ़ी नहीं है। 15% के आसपास तक आज यानी कि एक तरह से जो स्थिति है वो बनी हुई है। और इसमें यानी कि एक तरह से ये जो डेटा है वो उपलब्ध करवाए हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस और हडसन इंस्टीट्यूट और द वायर। इनके ये जो डेटा हैं, तो इन डेटाओं के अनुसार जो है वो आज यानी कि एक तरह से जो है वो औसत जो मैन्युफैक्चरिंग का जो यानी कि एक तरह से अनुपात है, वो 15% के आसपास है। यानी पिछले 10 वर्षों की यदि हम बात करते हैं, आज 2025 की यदि हम बात करते हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, इसका जो योगदान है, वो लगभग 2 या पौने 2% के लगभग घट गया है। और इससे एक बहुत बड़ा जो नुकसान है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ है और जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, वो उस लक्ष्य तक तो हम पहुंच नहीं पाए। लेकिन मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य जो 25% तक पहुंचना था, वह उस वास्तविकता से बहुत दूर है, कोसों दूर है। ये आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि भारत में उद्योगों की जो वृद्धि दर है, यानी जो संरचनात्मक जो स्थिरता है, वो फंस गई है। यानी जीडीपी तो बढ़ी है, लेकिन औद्योगिक जो आधार है, उसका विस्तार नहीं हो सका है। इसके साथ-साथ में राष्ट्रीय कर्ज की स्थिति की जब हम बात करते हैं, तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय 2014 तक भारत के ऊपर कुल जो कर्ज है वो 55 लाख करोड़ रुपए का था। लेकिन पिछले इन्हीं 10-11 सालों के अंदर-अंदर ये जो कर्ज है वो बढ़कर 185.11 लाख करोड़ हो गया है। यानी लगभग 3.5 गुना के आसपास जो है, ये बहुत तेजी के साथ में जो भारत के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ा है। और ये जो कर्ज है वो हमारी जो जीडीपी है
उसका लगभग यानी कि एक तरह से 80% के लगभग है ये बैठता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो स्थिति है वो भयावह है, और यदि इसी प्रकार से भारत के ऊपर कर्ज बढ़ता रहा तो एक दिन यानी कि एक तरह से ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। जीडीपी वृद्धि दर और उसका वास्तविक जो प्रभाव है, यानी कि एक तरह से थोड़ा सा उसका भी हम मनमोहन सिंह सरकार से और जो मोदी जी की जो सरकार है उससे हम तुलना कर लेते हैं। सरदार मनमोहन सिंह की जो अवधि है, जैसा कि मैंने बताया था कि 2004 से 2014 तक रही, उस समय जीडीपी का जो आकार है 2004 में 0.7 ट्रिलियन डॉलर था, और वो जो बढ़कर 2014 में जो है 2.1 ट्रिलियन डॉलर हुआ, यानी लगभग यानी कि एक तरह से 3 गुना से ज्यादा की जो बढ़ोतरी है वो हमें इस दौरान है वो देखने को मिलती है। इसी प्रकार से 2014 से 2024 में ये जो वृद्धि है वो 2.1 ट्रिलियन से 4.2 ट्रिलियन तो हो जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आंकड़ों में किस प्रकार के यानी कि एक तरह से हेरफेर किया गया है, और कई प्रकार के यानी कि एक तरह से सरकार के ऊपर और इनकी जो यानी कि एक तरह से जो गणना विधि है या इनकी गणना पद्धति है, इसके ऊपर कई प्रकार के यानी कि एक तरह से जो प्रश्न है वो भी उठे हैं। तो कुल मिला के यह है कि इन 10 सालों में, पिछले मनमोहन सिंह के 10 सालों में हमारी जो जीडीपी की जो वृद्धि है वो 3 गुना हुई है, और मोदी जी के कार्यकाल में आंकड़ों में संशय है उसके बावजूद भी 2 गुना है। लेकिन यदि हम स्थिर मूल्य सूचकांक के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो ये जो वृद्धि है वो और भी अपने आप में कम हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था का आकार तो बड़ा है, लेकिन वृद्धि की जो गति है वो पहले की अपेक्षा कम हो गई है, और इसके साथ साथ में जो निवेश की जो दर है वो भी घटकर 29% रह गई है, जो कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 36% तक थी। यानी रोजगार सृजन दर और औद्योगिक उत्पादन जो है वो अपेक्षाकृत यानी कि एक तरह से पहले की अपेक्षा डाउन आया है, और यही कारण है कि आज भारत में बेरोजगारी की जो स्थिति है वो पिछले 35 सालों में सबसे उच्चतम स्तर पर है। और बार बार यानी कि एक तरह से मोदी जी की इन नीतियों के ऊपर इसीलिए सवाल उठा है कि अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से यानी कि एक तरह से उनको फायदा पहुंचाया गया है, औने पौने दामों में यानी कि एक तरह से राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा गया है, उनको लीज पर दिया गया है, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका बीएसएनएल हो, चाहे आपका जो है एरोप्लेन्स हो, ये जो एयरलाइंस हो, या इनके साथ साथ में और भी ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर हैं वो अपने पूंजीपति मित्रों को और इन पूंजीपतियों को जो है वो भेंट चढ़ाया गया है, बंदरगाह वगैरह है, लेकिन उसके बावजूद भी रोजगार सृजन नहीं हो सका है। तो ये स्थिति है वो एक मतलब आने वाले उस भयावह संकट की ओर इशारा है वो करती है। अब प्रति व्यक्ति आय की हम बात करते हैं तो मेक इन इंडिया में यानी कि एक तरह से प्रति व्यक्ति आय है वो बड़ी तो है, लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2004 में प्रति व्यक्ति जो आय है वो $600 हुआ करती थी। 2014 तक आते आते ये जो है $1700 हो गई, यानी कुल मिलाकर 250% से ज्यादा की जो वृद्धि है वो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में देखने को मिलती है। अब यही यानी कि एक तरह से जो है प्रति व्यक्ति आय है 2014 से 2024 तक जो है वो बढ़कर $2350 है वो प्रति व्यक्ति आय है वो हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वृद्धि दर है वो 150% हो जाती है, और यदि मुद्रास्फीति के यदि आंकड़ों को अगर हम खंगालें और उनके आधार पर यदि इस वृद्धि को यदि हम देखते हैं तो ये वास्तविक जो वृद्धि है केवल 35-40% के आसपास ही बैठती है। तो ये भी यानी कि एक तरह से जो है वो मतलब मोदी जी की इस मेक इन इंडिया पॉलिसी के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल है, गुजरात मॉडल के ऊपर जो है वो सवाल है। और इतना ही नहीं बल्कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विश्व के देशों में पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से हमारा जो स्थान है वो पहले यानी कि एक तरह से उच्च था, लेकिन अब वो फिसलकर है वो 136वें स्थान पर आ गया है। तो भले ही यानी कि एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था है वो विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम पहले की अपेक्षा और ज्यादा डाउन आए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अर्थव्यवस्था के बढ़ने के बावजूद यदि आम लोगों की यानी कि एक तरह से पर कैपिटा इनकम विश्व के अन्य देशों के मुकाबले में यदि नीचे गिर रही है तो फिर ऐसी स्थिति में ये जो नीति है वो पूरी तरह से यानी कि एक तरह से फेल्योर सिद्ध होती है। मेक इन इंडिया क्यों ठहर गया, इसके पीछे यानी कि एक तरह से बहुत से कारण है, कारण तो बहुत सारे हैं,
लेकिन जहां तक यानी कि एक तरह जो कुछ जो कारण वो यानी कि एक तरह से नीतिगत और क्रियान्वयन संबंधी जो कारण है इनके बीच में यानी कि एक तरह से अंतर है वो देखा जा सकता है। नीतियां तो बड़ी बड़ी बनाई गई, लेकिन इनका क्रियान्वयन क्या वाकई में उस स्तर पर हो पाया जिस स्तर पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो ये एक यानी कि एक तरह से कारण है वो सिद्ध होता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में भी यानी कि एक तरह से जो है वो समन्वय नहीं रहा, और विशेष रूप से जहां पर गैर बीजेपी या एनडीए की जो सरकारें शासित रही है वहां पर केंद्र के द्वारा उन राज्यों के साथ में और भी अधिक दोगला व्यवहार है वो किया गया है। पिछले 10 सालों में रोजगार सृजन में भी कमी आई है। कहा मोदी जी ने यानी कि एक तरह से प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, और पिछले ये 10-11 सालों में 10-12 करोड़ रोजगार है वो इन्होंने छीन लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से देश की जो स्थिति है वो इस दृष्टि से भी यानी कि एक तरह से भयावह है वो बन गई है। लॉजिस्टिक और बिजली लागत की यदि हम बात करते हैं तो चाइना की अपेक्षा यहाँ पर 2 से 2.5% यानी कि एक तरह से जो ये लागत है ये ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में यानी कि एक तरह से इस लागत को भी कम नहीं किया गया, और आप जानते हैं इस बात को कि किस प्रकार से यानी कि एक तरह से पावर सेक्टर्स में अडानी जो अडानी पावर एनर्जी लिमिटेड है उसको एंट्री दी गई, और उसके आधार पर यानी कि एक तरह से किस प्रकार से यानी कि एक तरह से जो है वो इनके ऊपर जो है सवाल उठे। अमेरिका ने यानी कि एक तरह से जो है इसी आधार पर जो है वो अडानी को जो है समन भेजा है, भारत सरकार को भेजा है। तो ये बातें यानी कि एक तरह से सिद्ध करती है कि इतना अधिक इन पूंजीपतियों को सुविधाएं दिए जाने के बावजूद भी आम उपभोक्ता को और आम लोगों को किसी प्रकार का यानी कि एक तरह से इस दृष्टि से कोई लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आता है। साथ ही साथ स्थानीय जो एमएसएमई की जो स्थिति है वो भी दयनीय हो गई है, क्योंकि जो वित्तीय बोझ है वो इनके ऊपर तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ जो जीएसटी की यानी कि एक तरह से जो जटिलताएं थी उन्होंने भी एमएसएमई को पूरी तरह से जो है वो बर्बाद किया, और इसके परिणाम स्वरूप जो है स्थिति है वो आप लोगों के सामने है। पीएलआई जो स्कीम का जो है वो भी यानी कि एक तरह से सीमित असर है वो देखने को मिलता है। केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल के क्षेत्र में यानी कि एक तरह से इसका कुछ प्रभाव देखा जा सकता है, लेकिन वो आप हम जानते हैं कि एक्चुअल में यानी कि एक तरह से भारत की जो मोबाइल कंपनियां हैं वो भी पूरी तरह से यानी कि एक तरह से बर्बाद हो चुकी है। हाँ, कुछ यदि कोई कंपनियों को फायदा भी मिला है तो वो फायदा यानी कि एक तरह से विदेशी कंपनियों को मिला है, एप्पल जैसी कंपनियों को मिला है, चाइनीज जो कंपनियां हैं उनको मिला है, लेकिन भारत की जो कंपनियां हैं यानी कि उनको किसी प्रकार का कोई संरक्षण है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया गया, इसलिए वो भी यानी कि एक तरह से समाप्त है वो हो गई है। तो कुल मिलाकर यानी कि एक तरह से ऐसे जो कुछ कारण है वो मेक इन इंडिया का जो प्लान है वो फ्लॉप इन कारणों से होता हुआ नजर आया, यानी कि एक तरह से वो आया है। अब सवाल यानी कि एक तरह से जो जनता के प्रति सरकार का जो बनता है, जनता के प्रति यानी कि एक तरह से जो जवाबदेही बनती है वो जवाबदेही यानी कि एक तरह से तय होनी चाहिए, और सरकार क्या ये जो जवाब है वो देगी। यानी जीडीपी जो है वो जीडीपी निर्माण का जो हिस्सा है वो भी यानी कि एक तरह से जो है वो इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से जो है वो घटा है। मेक इन इंडिया का जो मॉडल है वो पूरी तरह से यानी कि एक तरह से असफल रहा। जब राष्ट्रीय कर्ज है वो आपका 3.5 गुना से ज्यादा है वो बढ़ गया है, तो जनता के यानी कि एक तरह से पैसे का जो उपयोग कहाँ हुआ, क्या इसका दुरुपयोग है वो नहीं हुआ है, ये सवाल यानी कि एक तरह से सरकार को देना चाहिए। क्यों आम आदमी की आय में जो वृद्धि है वो आनुपातिक रूप से दूसरे अन्य देशों की अपेक्षा में कम क्यों हुई है, ये भी यानी कि एक तरह से जो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है वो है। क्या विकास का अर्थ केवल चंद अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाना है? अडानी अंबानी जैसे जो देश जो पूंजीपति हैं क्या उन्हीं को यानी कि एक तरह से उन्हीं के लिए पूरे देश को गिरवी रख देना है, चाहे जल जंगल जमीन हो उनको बर्बाद कर देना हो, या जो आधारभूत यानी कि एक तरह से जो ढांचा इस देश का जो है पिछले 60-65 सालों में बना था और आज 70-75 सालों में यानी कि एक तरह से जो है उसको किस प्रकार से इन पूंजीपतियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यह भी अपने आप में देखने वाली बात है। और इस अमृत काल में यानी अमृत काल जो अभी चल रहा है जो है मोदी जी यानी कि एक तरह जो कह रहे हैं कि अभी अमृत काल चल रहा है, 75 वर्ष हैं वो संविधान लागू हुए हो गए, इस देश को आजाद हुए है वो हो गए हैं, तो इस अमृत काल में अब आत्म मंथन करने की आवश्यकता है मोदी जी। और वो आत्म मंथन क्या करना चाहिए कि हम भारत भले ही विश्व की
चौथी विश्व की सबसे बड़ी यानी कि एक तरह से अर्थव्यवस्था बनने का दम है वो भरता हो, लेकिन पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से हम कहां ठहरते हैं? 136वें स्थान पर। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। आर्थिक वृद्धि का जो लाभ है, क्या वाकई में समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। वो सरकार के यानी कि एक तरह से के लिए है। सरकार को इसका जवाब है वो देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो गिरावट आई है और कर्ज में जो बढ़ोतरी हुई है और वास्तविक आय जो है मंद गति से यानी कि एक तरह से बढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में इनका जो मेक इन इंडिया का जो ढोल है वो फट जाता है और वास्तविक अर्थों में ये पूरी तरह से छलावा सिद्ध होता है। एक जो है एक जुमला है वो सिद्ध होता है और इससे यानी कि एक तरह से इसकी सीमाएं उजागर हो जाती है। मेक इन इंडिया को अब केवल नारा नहीं, एक सशक्त नीतिगत सुधार के रूप में पुनर्परिभाषित करने की जरूरत है। विकास का लक्ष्य तभी सार्थक होगा जब इंक्लूसिव यानी सबके लिए विकास हो, यानी केवल कुछ के लिए नहीं और केवल पूंजीपति और जो है धनाढ्य वर्गों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक इसका लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक ये इस प्रकार के जो छलावे और जो भुलावे हैं इससे देश का कोई भला होने वाला नहीं है और मेक इन इंडिया की यानी कि एक तरह से इस आधार पर पूरी तरह से पोल पट्टी है वो सामने आ जाती है। साथियों, आज इतना ही, लेकिन मैं फिर अपील करना चाहता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके और हमारे बीच में जो कनेक्टिविटी का यही एक मात्र है वो माध्यम होता है और सबसे बड़ी बात कि इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों, एक बार पुनः मैं ये भी अपील करना चाहता हूं कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्म ह्यूमनिज्म, एम्बेडकरिज्म, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस में विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़े और जिस रूप में भी पार्टी को आप तन मन धन से मदद दे सकते हैं वो देने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।